नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया देश का अंतरिम बजट। इनकम टैक्स में नहीं किया गया कोई बदलाव, कॉर्पोरेट टैक्स को घटाकर किया गया 22%। पहली बार किंग पेंगुइन बना बर्ड फ्लू का शिकार। उप अंटार्कटिक क्षेत्र में वायरस ने बढ़ा दी हैं चिंताएं। समुद्री पक्षियों के माध्यम से बर्ड फ्लू पहुंचा उप अंटार्कटिक क्षेत्र। और बॉम्बे हाईकोर्ट के 2 जजों की खंडपीठ ने सुनाया खंडित फैसला। मामला था संशोधित आईटी नियमों से संबंधित। नियमों का मकसद है सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ गलत तथ्यों को प्रतिबंधित करना। आइए खबरों की शुरुआत करें। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का अंतरिम बजट पेश किया। अंतरिम बजट में 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए दिशा निर्देश और विकास दृष्टिकोण का संकेत देने वाली कई घोषणाएं और रणनीतियां शामिल हैं। तो चलिए जल्दी से समझते हैं अंतरिम बजट के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं। देखिए, संविधान में यूं तो बजट शब्द का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है। इसके अंतर्गत ही सरकार को अपने हर साल के आय और व्यय का लेखा जोखा देना होता है। एक चीज और समझते हैं कि अंतरिम बजट होता क्या है और ये कैसे एक पूर्ण बजट से अलग होता है। भारतीय संविधान में अंतरिम बजट जैसा कोई शब्द नहीं है। एक आपको फैक्ट भी बताते हैं कि भारत के इतिहास में पहला अंतरिम बजट मोरारजी देसाई ने वर्ष 1962-63 में पेश किया था। अब अंतरिम बजट का कॉन्सेप्ट ध्यान से सुन लीजिए। सामान्यतः हर साल सरकार का जो पूर्ण बजट होता है वह पूरे वित्त वर्ष के लिए होता है, लेकिन जिस साल लोकसभा चुनाव होने वाले होते हैं उस साल कुछ महीनों के लिए अंतरिम बजट लाया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। आज 1 फरवरी है और अप्रैल या मई में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो इस छोटी अवधि के लिए पेश किए गए बजट को अंतरिम बजट कहा जाता है। अंतरिम बजट में नई सरकार के गठन और फिर उसकी ओर से बजट पारित किए जाने तक के समय के लिए किए गए आय और व्यय का ब्यौरा होता है। एक प्रकार से यह नए बजट के आने तक के लिए अस्थायी प्रावधान होता है और इसी के चलते इसे अंतरिम बजट कहा जाता है। अंतरिम बजट में सरकार का खर्च, राजस्व, राजकोषीय घाटा, वित्तीय प्रदर्शन और अगले कुछ महीनों का अनुमान जारी होता है। वहीं पूर्ण बजट में पूरे वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा पेश किया जाता है। यह भी समझिए कि अंतरिम बजट में किसी तरह के लोक लुभावन घोषणाएं नहीं होती हैं। इसके पीछे सैद्धांतिक तर्क यह है कि जब सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा होता है तो वो अगले पूरे साल के लिए घोषणाएं नहीं कर सकती, क्योंकि चुनाव बाद किसी और दल या गठबंधन की सरकार बन सकने की संभावनाएं रहती हैं। ऐसे में मौजूदा सरकार अगली सरकार पर अपने वित्तीय फैसले और बजट को नहीं थोप सकती। एक कॉन्सेप्ट यहां मैं आपको और बताना चाहता हूं। देखिए, अंतरिम बजट को आप लेखानुदान मत समझिएगा। आमतौर पर कम अवधि के लिए सरकार लेखानुदान भी पारित कराती है, लेकिन लेखानुदान राजस्व और खर्चों का लेखा जोखा मात्र होता है। इसमें 3 या 4 महीनों के लिए सरकारी कर्मियों के वेतन, पेंशन और अन्य सरकारी कार्यों के लिए राजकोष से धन लेने का प्रस्ताव होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि संविधान के मुताबिक राजकोष से धन निकालने के लिए संसद की मंजूरी आवश्यक है। लेखानुदान और अंतरिम बजट में एक और अंतर यह है कि लेखानुदान के तहत सरकार कोई नीतिगत फैसला नहीं करती, जैसे कर के दरों में बदलाव या फिर नई योजनाओं की घोषणा आमतौर पर इसमें नहीं होती। तो चलिए अब अंतरिम बजट 2024 की मुख्य बातों को जानते हैं। इस बजट में इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है, हालांकि कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 22% कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने अंतरिम केंद्रीय बजट पेश करते हुए घोषणा की है कि अगले वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय परिव्यय 11.1% बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपए किया जा रहा है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% होगा। वित्त मंत्री के भाषण के साथ प्रस्तुत वित्त वर्ष 2023-24 की राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत की वास्तविक जीडीपी 7.3% की दर से बढ़ने का अनुमान है। इसी के साथ 2024-2025 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1% रहने का अनुमान दिया गया है। योजनाओं की बात करें तो पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 2 करोड़ घर अगले 5 साल में और बनाए जाएंगे। यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम के लिए 40,000 सामान्य रेलवे बोगियों को वंदे भारत स्टैंडर्ड में परिवर्तित किया जाएगा। बजट में 3 नए रेल कॉरिडोर की शुरुआत की भी बात की गई है।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 साल की बच्चियों का टीकाकरण होगा। इसके साथ ही आयुष्मान भारत योजना का फायदा अब सभी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स को मिलेगा। वहीं भारत की पर्यावरण क्षेत्र की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए 2070 तक नेट जीरो हासिल करने के लिए 1 गीगावाट पवन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। सनराइज सेक्टर के लिए 1 लाख करोड़ का कोष स्थापित किया जाएगा। कुल मिलाकर 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में एक डराने वाली खबर सामने आई है। अब वायरस का खतरा वहां भी पहुंच गया है जहां इंसान ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल उप अंटार्कटिक क्षेत्र में किंग प्रजाति के एक पेंगुइन की मौत का मामला सामने आया है। वैज्ञानिकों को संदेह है कि इस पेंगुइन की मौत का कारण बना है बर्ड फ्लू वायरस यानी एवियन इन्फ्लुएंजा। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है जब एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस ने किसी किंग पेंगुइन को अपना शिकार बनाया हो। अब आइए समझते हैं पूरी खबर क्या है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दक्षिण जॉर्जिया की ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी BOT और अंटार्कटिका के पास दक्षिण सैंडविच द्वीप समूह में बर्ड फ्लू के चलते एलिफेंट और फर सील की मौत की पुष्टि की थी। अब तक इस क्षेत्र से कम 3 पेंगुइन की मौतों की खबरें सामने आई हैं। वहीं फॉकलैंड्स में सी लायन आइलैंड पर, दक्षिण जॉर्जिया और दक्षिण सैंडविच द्वीप समूह के पास बर्ड फ्लू से एक और जेंटू पेंगुइन की मृत्यु की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार 20 से अधिक शिशु पेंगुइनों की या तो मौत हो चुकी है या उनमें बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं। इससे पहले दिसंबर 2023 में आर्कटिक में पहली बार बर्ड फ्लू के कारण एक ध्रुवीय भालू की मौत की खबर सामने आई थी। अंटार्कटिक क्षेत्र में बर्ड फ्लू के चलते पशु पक्षियों की मौतों की आशंका ने वैज्ञानिकों के लिए चिंताएं खड़ी कर दी हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यह वायरस उप अंटार्कटिक क्षेत्र कैसे पहुंचा। तो आपको बता दें कि अक्टूबर 2023 में समुद्री पक्षियों के माध्यम से बर्ड फ्लू दक्षिण अमेरिका से उप अंटार्कटिक क्षेत्र में पहुंचा था। इसने एलिफेंट और फर सील के साथ ब्राउन स्कुआ और केल्प गल्स जैसे विभिन्न जीवों को संक्रमित कर दिया था। इसकी वजह से बड़े पैमाने पर इन जीवों की मौतें भी हुई हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा एक अत्यंत संक्रामक वायरल बीमारी है जिसने दुनिया भर में पक्षियों और स्तनधारियों को अपनी चपेट में ले लिया है। इसका एक खतरनाक स्ट्रेन है और स्ट्रेन का नाम है HPAI H5N1 क्लैड 2.3.4.4b। यह स्ट्रेन दुनिया भर में फैल चुका है। इस खतरनाक वायरस के चलते यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और दक्षिण अफ्रीका में लाखों पक्षियों की मौत हो चुकी है। इस वायरस ने दुनिया भर में कितना व्यापक असर डाला है, इसका अंदाजा लगाना हो तो आप इस फैक्ट पर नजर डालिए। इस वायरस की वजह से चिली और पेरू में कम से कम 20,000 सी लायन के मरने की खबर सामने आई है। इसी तरह पेंगुइन और पेलिकन सहित 5 लाख से अधिक समुद्री पक्षी भी इस बीमारी की भेंट चढ़ चुके हैं। यह एक बेहद चौंकाने वाला डेटा है। अब आप एक बड़े खतरे को समझिए। फर सील की बात करें तो दुनिया की करीब 98% फर सील दक्षिण जॉर्जिया में ही पाई जाती हैं। यह क्षेत्र एलिफेंट और फर सील की आबादी के लिए बेहद मायने रखता है। अगर वायरस ने इस क्षेत्र में अपना रौद्र रूप दिखाया तो यह इस क्षेत्र की पूरी आबादी को खतरे में डाल सकता है। इस बारे में रिसर्चर्स ने चेतावनी दी है कि यह वायरस संभावित रूप से आधुनिक समय की सबसे बड़ी पारिस्थितिकीय आपदाओं में से एक का कारण बन सकता है। इधर हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट के 2 जजों की खंडपीठ ने एक खंडित फैसला सुनाया। खंडित फैसले का मतलब होता है कि मामले में दोनों जजों के जजमेंट अलग अलग हैं। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट में संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT नियमों को चुनौती दी गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट के 2 जजों की खंडपीठ नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। 2 जजों में से एक जज याचिकाकर्ताओं की दलीलों से सहमत थे और माना उन्होंने कि संशोधित नियम सेंसरशिप के अलावा कुछ नहीं थे, इसलिए इन्होंने इस संशोधन को रद्द करने का फैसला दिया। जबकि दूसरे जज ने कहा कि ये नियम नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कोई भयानक प्रभाव नहीं डालते, इसलिए इसको रद्द नहीं किया जा सकता। तो चलिए समझते हैं कि ये अमेंडेड IT रूल्स क्या हैं और क्यों इस पर विवाद है। देखिए, अप्रैल 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय IT संशोधन नियम 2023 लेकर आई थी। इन नियमों ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में संशोधन किया था।
इन संशोधित आईटी नियमों के तहत सरकार को फैक्ट चेक यूनिट के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फर्जी समाचार की पहचान करने का अधिकार मिलता है। नियमों के तहत यदि फैक्ट चेक यूनिट को ऐसी कोई फर्जी या गलत पोस्ट मिलती है जिसमें सरकार से संबंधित भ्रामक तथ्य शामिल हैं, तो वो इस बारे में सोशल मीडिया मध्यस्थों को इन्फॉर्म कर देगी। फिर क्या होगा? फिर ऑनलाइन मध्यस्थों को ऐसे कंटेंट को हटाना होगा। अगर नहीं हटाएंगे तो वे अपने कानूनी प्रतिरक्षा खो देंगे जो इनको सरकार की तरफ से मिलती है। अब समझते हैं कि अदालत के समक्ष याचिकाकर्ताओं और केंद्र सरकार की मुख्य दलीलें क्या थीं। याचिकाकर्ताओं ने नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी। उन्होंने इन नियमों को मनमाना, असंवैधानिक और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया। इस पर केंद्र सरकार ने यह कहा कि नियम सरकार को टारगेट करने वाली किसी भी राय, आलोचना, व्यंग्य या हास्य के खिलाफ नहीं है और इसका उद्देश्य केवल सरकारी व्यवसाय से संबंधित सोशल मीडिया पर नकली, झूठे और भ्रामक तथ्यों को प्रतिबंधित करना है। अभी कल की ही बात है कि वाराणसी जिला न्यायालय ने ज्ञानव्यापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स के दक्षिणी तहखाने में पूजा पाठ करने की अनुमति दी थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद समिति से वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कह दिया है। खैर, कानूनी दांव पेच खेले जाते रहेंगे, कानूनी लड़ाइयां चलती रहेंगी, लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे ज्ञानव्यापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स के दक्षिणी तहखाने की। इसका एक खास नाम भी है। इस तहखाने को व्यास जी का तहखाना भी कहते हैं। देखिए, व्यास जी का तहखाना मस्जिद के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। यह तहखाना गर्भगृह के पास काशी विश्वनाथ परिसर के अंदर रखी नंदी की मूर्ति के सामने है और यह तहखाना नंदी की मूर्ति और मस्जिद के वुजूखाना के बीच है। इस तहखाने की ऊंचाई लगभग 7 फीट है और इसका कारपेट एरिया लगभग 900 स्क्वायर फीट है। यहाँ एक छोटी सी जानकारी और आपको दे दें कि तहखाने में पूजा करने की अनुमति मांगने से रिलेटेड केस को याचिकाकर्ता शैलेंद्र पाठक व्यास ने दायर किया था। इनके वकील ने कहा कि व्यास परिवार 200 वर्षों से अधिक समय से तहखाने के अंदर पूजा पाठ और अन्य अनुष्ठान करता रहा है। यहाँ तक कि इस बात के सबूत भी मिले हैं कि 1809 में अंग्रेजों के शासन के तहत यह तहखाना व्यास परिवार को पूजा और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के लिए दिया गया था। लेकिन आगे चलकर दिसंबर 1993 में यह परंपरा बंद कर दी गई। जाहिर तौर पर आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर यहाँ पूजा की परंपरा को क्यों वर्जित कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि दिसंबर 1993 में तहखाने में व्यास जी के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ऐसा क्या हुआ था उस समय? दरअसल दिसंबर 1993 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के मद्देनजर राज्य सरकार ने कानून और व्यवस्था के नाम पर व्यास जी के तहखाने के अंदर पूजा पर रोक लगा दी थी। इससे पहले पंडित सोमनाथ व्यास यहां नियमित रूप से पूजा अनुष्ठान करते थे। याचिकाकर्ता ने कहा कि तहखाने के अंदर भगवान हनुमान, गणेश, शिव और अन्य देवताओं की मूर्तियों की पूजा की जाती थी। आपको बता दें, एएसआई सर्वेक्षण के दौरान भी तहखाने के अंदर विभिन्न हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली थीं। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक सीपीआई जारी किया गया। यह सूचकांक 180 देशों को उनकी सार्वजनिक व्यवस्था में मौजूद भ्रष्टाचार के कथित स्तर पर विशेषज्ञों और कारोबारियों द्वारा दी गई राय के अनुसार रैंक प्रदान करता है। आपको बता दें कि इस सूचकांक में डेनमार्क ने लगातार छठे साल पहला स्थान हासिल किया और फिनलैंड और न्यूजीलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। वहीं सबसे कम अंकों के साथ सोमालिया 180वें स्थान पर रहा। यदि हम भारत की बात करें तो भारत 39 अंक के साथ 93वें स्थान पर रहा। वहीं पिछले वर्ष 2022 में भारत 85वें स्थान पर था। मलेशिया के दक्षिणी राज्य जोहोर के सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर को मलेशिया का 17वां राजा नियुक्त किया गया है। उन्हें इस पद के लिए अगले 5 साल के लिए चुना गया। उन्होंने सुल्तान अहमद शाह का स्थान लिया जो पहांग राज्य से संबंधित थे। दरअसल 1957 में आज़ादी के बाद से मलेशिया में मलय राज्य के शासक बारी बारी से 5 साल के लिए गद्दी पर बैठते हैं। आपको बता दें, मलेशिया में 13 राज्य हैं लेकिन केवल 9 में ही शाही परिवार हैं। इन शाही परिवार में जो भी राजा बनता है वह प्रधानमंत्री और कैबिनेट की सलाह पर कार्य करता है, लेकिन संघीय संविधान के तहत उसे कुछ विवेकाधीन शक्तियां भी प्राप्त हैं, जिनमें प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का अधिकार भी शामिल है। हाल ही में रामसर स्थलों की सूची में भारत ने 5 और आर्द्रभूमि स्थलों को शामिल किया। इसी के साथ भारत में रामसर स्थलों की संख्या 75 से बढ़कर 80 हो गई है। इसकी जानकारी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री द्वारा दी गई तथा शामिल किए गए इन 5 स्थलों में से 3 स्थल अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, अघनाशिनी एस्चुरी और मगदी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में स्थित हैं, जबकि 2 अन्य
कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य और लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन तमिलनाडु में स्थित हैं। रामसर सूची का उद्देश्य आर्द्र भूमि के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का विकास और उसकी देखरेख करना है, जो कि वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण और मानव जीवन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान को 1 फरवरी से 31 मार्च तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। दरअसल यह निर्णय प्रजातियों के प्रजनन के मौसम के चलते लिया गया। आपको बता दें कि यह राष्ट्रीय उद्यान केरल के इडुक्की जिले में पश्चिमी घाट के किनारे है। 1978 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था तथा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी यहीं स्थित है। इसके अलावा यह नीलगिरी तहर का प्राकृतिक आवास है और 12 साल में एक बार खिलने वाले फूल नील कुरिंजी की भी भूमि है। अमेरिका ने हाल ही में वोल्ट टाइफून नामक एक प्रमुख चीन समर्थित हैकिंग समूह पर रोक लगा दी है। दरअसल यह समूह अमेरिकी साइबर बुनियादी ढांचे को प्रभावित करने का काम कर रहा था। वोल्ट टाइफून चीन में स्थित एक राज्य प्रायोजित हैकिंग समूह है जो करीब 2021 से सक्रिय है। यह समूह आमतौर पर जासूसी और सूचनाएं एकत्र करने का काम करता है। वोल्ट टाइफून दुनिया भर में कमजोर डिजिटल उपकरणों जैसे राउटर, मॉडेम और यहां तक कि इंटरनेट से जुड़े सुरक्षा कैमरे और अधिक संवेदनशील लक्ष्यों पर हमला कर उनको नियंत्रित करने का काम करता है। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 112, 113, 114 या फिर 115? अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक? आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन में आपसे क्या सवाल पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या हैं। वित्त आयोग का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? 280, 275, 148 या फिर 285? सही जवाब है ऑप्शन ए 280। दूसरा सवाल था, रतले जल विद्युत परियोजना का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या फिर उत्तराखंड? सही जवाब है ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर इस बुलेटिन की PDF चाहिए तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। बुलेटिन को जरूर लाइक कर दीजिएगा और आज पूछे गए सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। नमस्कार।